वेलकम बैक। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द अमेंडमेंट्स फॉर सीए फाइनल ऑडिट फॉर मे 24 एग्जामिनेशंस, जिसमें हम अभी तक स्टैंडर्ड्स के अंदर जो जो अमेंडमेंट्स थी उनको हमने चैप्टर वाइज कवर अप कर लिया। नाउ स्टैंडर्ड्स के बाद जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, ऑडिट ऑफ पीएसयू, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक अकाउंटिंग, उनके अंदर क्या क्या न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो वो अब हम स्टार्ट करेंगे। और इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं तीन मेन टॉपिक्स के ऊपर। पहला टॉपिक दैट इज ग्रुप ऑडिट, जो पुराने सिलेबस में ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से होता था। सेकेंड टॉपिक ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। थर्ड टॉपिक दैट इज ऑडिट ऑफ पीएसयू। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रुप ऑडिट। ग्रुप ऑडिट के चैप्टर में तीन टॉपिक्स हैं जिस पर अब आपको और एडिशनली काम करना पड़ेगा। नंबर वन, सीएफएस को बनाते वक्त सीएफएस में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने हैं। सीएफएस में पेरेंट एंटिटी की इंफॉर्मेशन है और उसके कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, लेकिन इसके नोट्स में आपको सेपरेट डिस्क्लोजर्स और देने पड़ेंगे। सीएफएस में पेरेंट के असेट्स कितने हैं और कंपोनेंट के असेट्स कितने कितने हैं। सीएफएस के टोटल प्रॉफिट में पेरेंट का प्रॉफिट कितना है, कंपोनेंट का प्रॉफिट कितना है। सीएफएस की कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर पेरेंट की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है, ईच कंपोनेंट की अपनी ओसीआई कितनी है, और एक तो मुझे उनके अमाउंट बताने हैं, अमाउंट असेट का, अमाउंट प्रॉफिट लॉस का, अमाउंट ओसीआई का फॉर पेरेंट एंड ईच कंपोनेंट, साथ साथ उनकी परसेंटेज। जैसे मान लेते हैं कंसोलिडेटेड नेट असेट्स हैं 1000 करोड़ के, इसमें पेरेंट के नेट असेट हैं 550 करोड़, तो अमाउंट एंड परसेंटेज, कंपोनेंट 1 108 करोड़ 10.8% इन द टोटल असेट्स। तो तीन चीजों की इंफॉर्मेशन मुझे देनी है फॉर पेरेंट एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट। क्या क्या? नेट असेट्स, प्रॉफिट और लॉस, एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। So following information is required to be disclosed in the CFS separately for the parent and each of its component. Amount of net assets, amount of share in profit or loss, amount in OCI. तो एक तो मुझे तीनों फाइनेंशियल आइटम्स के अमाउंट बताने हैं, एंड जो ये नेट असेट्स हैं या प्रॉफिट लॉस है या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, इनकी परसेंटेज बतानी है इन कंसोलिडेटेड नेट असेट, इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस, इन कंसोलिडेटेड ओसीआई। सो while preparing the CFS, separate disclosure is required for each parent and each of its component in a relation to two things: amount and percentage, net asset, share of profit loss and OCI. फिर net asset as a percentage of consolidated net asset, share of profit loss out of total consolidated profit loss, OCI as a percentage of total या consolidated OCI. That information is to be given for parent and each of its component. तो ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था, और ये तो जब आपने एफआर के अंदर सीएफएस बनाई भी होंगी तो उस टाइम पर ये डिस्क्लोजर्स दिए भी होंगे। नाउ मेन तो टॉपिक अब हमारा है ऑडिटर्स कंसीडरेशन का। ऑडिटर्स कंसीडरेशन में दो स्पेशल कंसीडरेशन है, एक है एडजस्टमेंट रिलेटेड विद इम्पेयरमेंट लॉस और दूसरा है
स्पेशल कंसीडरेशन इन केस ऑफ डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट। तो एक इंपेयरमेंट लॉस का प्रोविजन पढ़ना है और दूसरा डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट का प्रोविजन हमें कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं इंपेयरमेंट लॉस के साथ। इसमें आपको यदि ध्यान तो खैर होगा ही, गुडविल की कंप्यूटेशन की जाती है एट द टाइम एंड कंपोनेंट इज एक्वायर्ड। तो एट द डेट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द कंपोनेंट गुडविल इज कंप्यूटेड फॉर। सो गुडविल एक परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स की फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं, बट देयर आफ्टर एवरी बैलेंस शीट डेट हमें इसके अंदर यदि किसी भी तरह का कोई इंपेयरमेंट लॉस अराइज हुआ है उसको कंप्यूट करने की जरूरत होती है। सो एज ए ऑडिटर मुझे क्या करना है, वेदर इंपेयरमेंट लॉस डिटरमिन्ड इज फेयर और नॉट, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉलोड बाय द पेरेंट एंटिटी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। और यदि ये गुडविल के अमाउंट या ये लॉसेस के अमाउंट डिटरमिन्ड किए गए थे किसमें, फॉरेक्स फॉरेन करेंसी के अंदर, देन एडजस्टमेंट इज टू बी कैरिड आउट फ्रॉम द फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व while converting the amount from foreign currency to Indian currency। तो मुझे उसकी एडजस्टमेंट को भी चेक करना होगा। पहला पॉइंट जो ऑडिटर के कंसीडरेशन में आता है दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इंपेयरमेंट लॉस। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और ऑलरेडी आपने एफआर के अंदर जब इसके न्यूमेरिकल्स किए होंगे तब इसको डिस्कस भी किया होगा। गुडविल that arise on the consolidation is carried at the value determined किस समय, डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पर। जो डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पर असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू होती है और जो परचेज कंसीडरेशन पीसी का अमाउंट होता है उसके बेसिस पर गुडविल को निकाला जाता है। दैट्स व्हाई हम इसको परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स का नाम देते हैं। सो गुडविल arising on consolidation is carried at the value determined at date of acquisition of component, but it is required to be tested for impairment loss at every balance sheet date. At every balance sheet date the amount of goodwill जो डिटरमिन्ड की गई है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, इट इज टू बी टेस्टेड फॉर द इंपेयरमेंट लॉस। सो एज ए ऑडिटर वी नीड टू एग्जामिन क्या पेरेंट ने इंपेयरमेंट लॉस को डिटरमिन किया है, यदि हां व्हाट इज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। थर्ड, क्या इंपेयरमेंट लॉस का अमाउंट फेयरली डिटरमिन्ड किया गया है। If the amount has been determined in the foreign currency, verify if the amount of loss in local currency need to be adjusted from the currency translation reserve due to movement in exchange rate। और exchange rate की movement कौन सी डेट की, the date when the goodwill was first accounted for and the date of determination of impairment loss। इन दो डेट्स के बीच में डेफिनेटली एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आएगा ही आएगा। सो उस एक्सचेंज रेट के डिफरेंस की एडजस्टमेंट फ्रॉम द करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व वी नीड टू एग्जामिन। परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड एंड वेरीफाई वेदर इंट्रा ग्रुप लॉसेस इंडिकेटिंग एन इंपेयरमेंट लॉस दैट रिक्वायर रिकॉग्निशन इन द CF। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंपेयरमेंट लॉस कब निकाला जाता है। हम गुडविल की वैल्यू को डिटरमिन करते हैं एज ऑन द वैल्यूज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंपोनेंट, डेट ऑफ एक्विजिशन।
So impairment loss is required to be determined on every balance sheet date. तो एज ए ऑडिटर मेरा सबसे मेन वेरिफिकेशन का पॉइंट रहेगा, क्या मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट लॉस को डिटरमिन किया है? पहला क्वेश्चन, यदि मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट लॉस को डिटरमिन किया है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉलोड बाय द मैनेजमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस? नंबर 3, whether the amount of impairment loss determined is fair. Number 4, in case amount has been determined in the foreign currency, verify the amount of loss in local currency to be adjusted against the currency translation reserve due to movement in exchange rate. 4 मेन पॉइंट, बस इन्हीं को याद रखिए। क्या क्या? क्या मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट लॉस को डिटरमिन किया? यदि हां, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉलोड? What is the whether the amount determined is fair, whether any adjustment in currency translation reserve is whether any adjustment from currency translation reserve is required if the amount is determined in foreign currency. So एक तो ये पॉइंट हो गया ऑडिटर्स कंसिडरेशन का, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट्स related with the impairment loss. Next, दूसरा जो पॉइंट है ऑडिटर कंसिडरेशन का, दैट इज इन केस ऑफ डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट। ये पॉइंट मुझे पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे पेरेंट की डेट है मान लीजिए 31 ऑफ मार्च, कंपोनेंट की डेट है 31 ऑफ दिसंबर या 30 ऑफ जून। यहां पर कंपोनेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 3 महीने पहले की अवेलेबल है, यहां पर कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन 3 महीने बाद की अवेलेबल है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है। यदि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही हैं एएस पर, तो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्टिंग डेट्स ऑफ पेरेंट एंड कंपोनेंट 6 महीने का हो सकता है। लेकिन यदि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं इंड एएस पर, देन मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंस इज 3 मंथ। सो एज ए ऑडिटर मुझे देखना है डिफरेंस इन पीरियड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इन पीरियड्स के बीच में जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को क्या सीएफएस में रिफ्लेक्ट किया गया है? क्या इनके एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स गिवन है इन द सीएफएस? कि ये जो रिपोर्टिंग डेट्स का डिफरेंस है, लास्ट ईयर भी वही था ना, कंसिस्टेंसी है डिफरेंस इन रिपोर्टिंग पीरियड में। ऐसा तो नहीं कि इस साल 3 महीने का, पिछले साल 4 महीने का, उससे पिछले साल 5 महीने का। कंसिस्टेंसी इन डिफरेंस इन रिपोर्टिंग पीरियड शुड बी देयर, एंड इन केस डिफरेंस इन रिपोर्टिंग पीरियड एज कंपेयर टू प्रायर ईयर वो डिफर कर रहा है, आस्क द रीजंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करिएगा। Financial statements of the component used in consolidation should be drawn up to the same reporting date as of the component, parent. But if it is not practical, then adjustment should be made for the effects of significant transaction or other event that occur between the reporting date of the parent and the reporting date of the component. In any case, the difference between the reporting date should not be more than 6 months in case of financial statements under AS and 3 months in case of financial statement under IND AS. इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। Auditor of CFS should review other component result बिटवीन इट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट, मान लीजिए ये है 31 ऑफ दिसंबर 23, एंड दैट ऑफ पेरेंट मान लीजिए ये है 31 ऑफ मार्च। सो ऑडिटर को
इस रिपोर्टिंग पीरियड के बीच का जो डिफरेंस है उसमें जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हुए हैं उनके फाइनेंशियल इफेक्ट को देखना है और इंश्योर करना है क्या उसको सीएफएस में रिफ्लेक्ट किया गया है। So auditor of CFS should review other component result between its financial reporting date and that of the parent for the significant transactions or other events that have taken place during the period and therefore need to be reflected in the CFS. Recognition should be given by disclosure or otherwise to the effect of intervening events which materially affects the financial position, result of operation, cash flow. So whatever the significant transaction that occurs in between the reporting period, जो डिफरेंस है उस पीरियड के बीच में उनके डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग इफेक्ट्स एंट्रीज पास करिए, एडजस्टमेंट करिए। ऐसी एडजस्टमेंट्स को क्या नाम देते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट या करंट पीरियड एडजस्टमेंट। इनको बोला जाता है करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स। एंड एट द सेम टाइम ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर लेंथ ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, एनी डिफरेंस इन द फाइनेंशियल ईयर एंड, दे आर सेम फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। लास्ट ईयर ये डिफरेंस 3 महीने का था तो करंट ईयर में भी 3 महीने का होना चाहिए। In case of any change which may have a material effect on the financial statement, ensure that such changes are appropriately disclosed along with their effects. So, multiple choice question आ सकता है इस 3 मंथ और 6 मंथ के पीरियड के ऊपर। केस स्टडी आ सकती है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है इन सारे पॉइंट्स के ऊपर। सो ये एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं इन रिलेशन टू चैप्टर नंबर 13 दैट इज ग्रुप ऑडिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 14A ऑडिट ऑफ बैंक, कोई चेंज नहीं है इसमें। चैप्टर 14B ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, एज सच कोई नया टॉपिक ऐड नहीं है। हां, एक अमेंडमेंट जरूर है, अमेंडमेंट। और वो अमेंडमेंट क्या है, हम नेट ओन फंड की एक रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जो आरबीआई एक्ट में लिखा है कि 25 लाख से लेकर 100 करोड़ के बीच में कहीं पर भी हो सकती है, जो आरबीआई नोटिफाई करता है। और उसमें आपने पढ़ा हुआ है आरबीआई ने एट प्रेजेंट कितना अमाउंट नोटिफाई कर रखा था, 2 करोड़ रुपए। बट नाउ दिस लिमिट हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 2 करोड़ टू 10 करोड़ रुपीस। सो ये एक अमेंडमेंट है नेट ओन फंड की। फॉर ऑल द कंपनीज currently applying for the registration as a NBFC, minimum net own fund will be rupees 10 crore instead of 2 crore rupees। ये तो बात हो गई जो कंपनीज न्यूली एनबीएफसी के बिजनेस में जा रही है और एज ए एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन करा रही है विद द आरबीआई, तो उनका तो मिनिमम नेट ओन फंड 10 करोड़ रुपीस का होना चाहिए। लेकिन what about the existing companies, whether the existing companies are required to have mandatorily the net own fund of rupees 10 crore, उनको रिलैक्सेशन दी गई है कि आप एक फेज्ड मैनर में अपने नेट ओन फंड को 10 करोड़ रुपीस पर ले आइए अप टू 31 मार्च 2027। all existing companies should meet the net own fund of rupees 10 crore in a phased manner by 31st March 2027। लेकिन in relation to NBFC P2P peer to peer lending, account aggregator and NBFC जिनका कोई पब्लिक फंड्स, जिन्होंने पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं ले रखे और कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, उनका नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट अभी भी 2 करोड़ रुपए का ही रहेगा। सो देखिए, एग्जिस्टिंग कंपनीज
2 करोड़ से 10 करोड़ पर जाएंगी बाय 31 मार्च 2027। ऑल न्यू कंपनीज, उनका रजिस्ट्रेशन होगा यदि मिनिमम नेट ऑन फंड कितना है, 10 करोड़ रुपए का है। हाउ एवर P2P अकाउंट एग्रीगेटर, नो पब्लिक फंड, नो कस्टमर इंटरफेस, इन एनबीएफसी में नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट अभी कितनी है, वो 2 करोड़ की ही है। तो ये एक अमेंडमेंट है, एडिशन नहीं है, रादर इट इज द अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान रखनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी। बस इतनी सी थी अमेंडमेंट ऑडिट ऑफ एनबीएफसी के चैप्टर में। इसके बाद है चैप्टर नंबर 15 ऑडिट ऑफ पीएसयू का। ऑडिट ऑफ पीएसयू में आपको ध्यान होगा हम एक टॉपिक पढ़ते थे, What are the various types of audit being conducted by the CAG? और उसमें 5 तरह की ऑडिट्स आती थी, फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। जो नया स्टडी मटेरियल आईसीएआई ने इशू किया है उसमें इन्होंने जो परफॉर्मेंस ऑडिट मैनुअल है सीएजी का, उसमें से कुछ टॉपिक डाले हैं, या सीएजी ने जो हैंडबुक इशू की हुई है ऑडिट मैनुअल्स की, उसमें से कुछ टॉपिक स्टडी मटेरियल में डाले हैं। ऐसा ही एक टॉपिक कंप्लायंस ऑडिट के अंदर डाला है, दैट इज प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस ऑडिट, बड़ा आसान है। इसी तरह से परफॉर्मेंस ऑडिट मैनुअल में से जो परफॉर्मेंस ऑडिट के 3 मेन एलिमेंट है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, उसके रेफरेंस में कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जो इन ऑडिट का पार्ट बन सकते हैं। फिर परफॉर्मेंस ऑडिट का एक ऑब्जेक्टिव भी डाला है। इसी तरह से प्रोप्राइटी ऑडिट के अंदर भी एक छोटा सा टॉपिक ऐड ऑन किया गया है। सो देखिए, जो ये 5 तरह की ऑडिट्स हैं, कौन कौन सी, फिनेंशियल, दूसरी कंप्लायंस, तीसरी परफॉर्मेंस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोप्राइटी। इन 5 ऑडिट में से एक कंप्लायंस ऑडिट का टॉपिक, सेकंड परफॉर्मेंस ऑडिट का टॉपिक एंड थर्ड प्रोप्राइटी ऑडिट का टॉपिक डाला गया है, जिसमें से इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं 2। एक तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट और दूसरा प्रोप्राइटी ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में ऑडिटर के क्या फंक्शंस हैं, जिनकी मुझे लगता है आपको लर्निंग करनी चाहिए। बाकी कंप्लायंस ऑडिट का प्रोसेस एंड क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड इन परफॉर्मेंस ऑडिट, वो एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते, बट स्टिल स्टडी मटेरियल में डाल दिए गए हैं तो कवर तो आपको करने ही पड़ेंगे, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं आते। बट ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कंप्लायंस ऑडिट का प्रोसेस, 5 पॉइंट लिखे गए हैं। नंबर 1, जनरल प्रिंसिपल्स एंड एनुअल कंप्लायंस ऑडिट प्लान। Thereafter, planning the compliance audit, performing the audit and collection of evidences, evaluation of evidences and forming the conclusion, last reporting stage। तो क्या नया है, कुछ भी नया नहीं है। जनरल प्रिंसिपल्स एंड एनुअल कंप्लायंस ऑडिट प्लान, कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो इस स्टेज में कवर होगी। Consider the principles that are to be complied with while performing the compliance audit with ethical significance. Consider the principles that are directly related with the compliance audit process. तो पहले तो आपने बात की प्रिंसिपल्स की, आपको वो प्रिंसिपल्स जो एथिकली अपनी सिग्निफिकेंस रखते हैं उनको कंसीडर करना है, एंड एट द सेम टाइम दोज प्रिंसिपल्स दैट आर रिलेटेड विद द कंप्लायंस ऑडिट दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड। सो व्हाइल कैरिंग आउट द कंप्लायंस ऑडिट,
auditor is required to consider the principles of ethical significance and the principles directly related with the compliance audit process. Determine कौन सी एंटिटीज की कंप्लायंस ऑडिट करानी है, कौन से यूनिट्स की ऑडिट करानी है, ऑडिट यूनिट्स एंड इंप्लीमेंटिंग यूनिट्स. सो इट इज द डिसीजन ऑफ द सीएजी कि हमें किन एंटिटीज के रेफरेंस में ये कंप्लायंस ऑडिट, जिसके दो मेन एस्पेक्ट आ जाते हैं, रेगुलरिटी एंड प्रोप्राइटी, उनको कंडक्ट करना है. एंड देयर आफ्टर develop an annual plan for compliance audit. So first, consider the principle for ethical significance, consider the principle directly related with the compliance audit process, determine the auditable entities, and finally develop annual audit plan for compliance audit. Now अब बात आती है मेन प्लानिंग की. Determine the objective and scope of compliance audit. Develop audit strategy and plan. Identify the subject matter that is to be examined and the criteria against which the subject matter is to be evaluated. Understand the entity, its environment and internal control. Establish the materiality at the planning stage for planning purpose. Assess risk and plan the audit procedures to be performed. कुछ भी नया नहीं है ना, बहुत सिंपल है. इसको तो कितनी बार हमने क्लासेस के दौरान डिस्कस किया हुआ है. दैट्स व्हाई कह रहा हूं कि ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं लगता, सिर्फ इसीलिए कवर करा रहा हूं कि नए स्टडी मटेरियल में डाला गया है. नाउ परफॉर्म द ऑडिट. और ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने का पर्पस क्या है? टू कलेक्ट द ऑडिट एविडेंसेस, गैदर एविडेंसेस थ्रू द वेरियस मीन्स, continuously update planning and risk assessment, consider non-compliances that may indicate suspected unlawful act. ये मेन पार्ट आ गया नॉन कंप्लायंसेस का, क्योंकि हम ऑडिट ही कौन सी कर रहे हैं? कंप्लायंस ऑडिट. फिर जो ऑडिट एविडेंसेस आपने कंप्लायंस ऑडिट के प्रोसीजर्स के थ्रू कलेक्ट किए, they needs to be evaluated on the basis of which auditor is draw his conclusion. Evaluate whether sufficient appropriate audit evidence is obtained. Consider the materiality for the reporting purpose. Form the conclusion and simultaneously ongoing documentation, communication, quality control, इन सब बातों को ध्यान रखना है. ये तो एक continuous feature है हमारा. And last, reporting stage. Prepare the report. Include the responses from the entity as appropriate and जो previous reports थी उसका follow up. सीएजी की ऑडिट में ये तो एक मेन एस्पेक्ट रहता है, previous audits का follow up. So compliance audit के प्रोसेस में ये stages हैं that we need to consider. So लर्न कर लीजिएगा, पता नहीं चलता कि एग्जामिनर किस मूड में है. कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी सेट कर दिए जाते हैं. नेक्स्ट, ये तो बहुत ही, बस मैं वर्ड क्या यूज करूं, ये जो डाले गए हैं ना ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब तरीके से डाले गए हैं कि एक परफॉर्मेंस ऑडिट मैनुअल था सीएजी का, उसमें से उठा करके ये क्वेश्चन डाल दिए. परफॉर्मेंस ऑडिट के तीन मेन एलिमेंट हैं. एक इकोनॉमी, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा इफेक्टिवनेस. उसी के रिलेशन में इकोनॉमी ऑडिट, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इकोनॉमी ऑडिट में? क्या बेस्ट प्राइस लिए गए हैं फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज? क्या एम्प्लॉइज की सिकनेस एब्सेंस की कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोई पोटेंशियल है? Are there procedures in place to ensure the transport cost of food aid are the lowest possible? Has there been a waste of resources in achieving an output? सोच कर देखो. एक पॉइंट कंसल्टेंसी सर्विसेज का, एक पॉइंट कॉस्ट ऑफ सिकनेस एब्सेंस का, एक पॉइंट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ फूड एड, और एक पॉइंट वेस्ट ऑफ रिसोर्स. सो
वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। कंसल्टेंसी सर्विसेज बेस्ट प्राइजेस पर ली गई हैं। Whether there is a potential for reducing the cost of sickness absences, whether the procedures exist to ensure that transport costs of food aid are the lowest possible, and last, whether there is a waste of resources in achieving an output. Efficiency जो रिप्रेजेंट करती है हमारे एफर्ट्स को टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। हाउ डज कॉस्ट पर जॉब created by a training program for unemployed compare with the similar cost per job elsewhere? Training programs for unemployed, क्या प्रोजेक्ट एक्स को डिफरेंटली तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता था जिससे टाइमलाइंस एंड क्वालिटी इंप्रूव हो सकती थी? वेदर एडिक्वेट प्रोसीजर्स एंड क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटाइजिंग एंड सेलेक्टिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू एंश्योर मैक्सिमम इंपैक्ट इन प्लेस एग्जिस्ट करते हैं? Whether the procedures and the criteria for prioritizing the transport infrastructure projects are adequate? अजीब से क्वेश्चन है ना। Are schools maximizing the use of their IT equipment? मतलब एक क्वेश्चन आप कह रहे हैं अनएम्प्लॉयड के ट्रेनिंग प्रोग्राम की कॉस्ट पर जॉब कंपेयर्ड विद द सिमिलर कॉस्ट पर जॉब एल्सवेयर, क्या प्रोजेक्ट एक्स को डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता था फॉर बेटर टाइमलाइंस एंड क्वालिटी? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर्स एंड क्राइटेरिया वेदर दे आर एडिक्वेट, क्या स्कूल्स अपने आईटी इक्विपमेंट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं? क्या है ये, क्या जरूरत थी स्टडी मटेरियल में डालने की ऐसे क्वेश्चंस को? क्यों? अब आप सोच सकते हैं स्टडी मटेरियल ने क्यों डाला। स्टडी मटेरियल ने कॉन्सेप्ट को समझाने के हिसाब से डाला, देन इट इज ओके, बट एग्जाम में यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो सीए का लेवल तो नहीं है यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। लेकिन अब पूछने वाला तो क्या क्वेश्चन बना सेट करेगा, दैट वी डोंट नो। तो इसीलिए मैं इन टॉपिक को आपके साथ एक बार डिस्कस कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं है कि मैं आपको समझाऊं इसको। इफेक्टिवनेस ऑडिट, infrastructure projects contributed to increase traffic flow while improving safety and reducing journey times. Suitable measures to monitor and mitigate the environmental impact in sector X have been set up and properly implemented. Are departments or entities achieving their objectives for all sectors of community? पूरा क्रैमिंग है इनमें इन्वॉल्व, बट अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस क्रैमिंग को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मेरे हिसाब से इनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल पेपर सेटर एक बहुत ही समझ जाओ बस जो भी है। चलिए, हाँ, ये जो आगे के दो टॉपिक हैं दैट सीम्स रेलिवेंट, ये रेलिवेंट टॉपिक है। एक, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, एंड सेकंड वन, प्रोप्राइटरी ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में ऑडिटर के क्या मेन फंक्शंस हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं परफॉर्मेंस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स की। परफॉर्मेंस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। किसका? एनी पॉलिसी, प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। सो परफॉर्मेंस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी, programs, organization and the management. Performance audit focus on area in which it can add value, having
greatest potential for development and provide constructive incentives for the responsible parties to take the corrective action by suggesting the recommendations. So किन programs में, areas में there is a potential for development, there is a potential for growth, for betterness, for quality. So दूसरा पॉइंट आ गया, परफॉर्मेंस ऑडिट उन एरियाज में फोकस करती है दैट कैन ऐड वैल्यू, हैविंग ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव इंसेंटिव्स, सो दैट द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स कैन टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन टाइमली. Regulations on audit and accounts issued by CAG lay down the responsibility for the development of measurable objective and performance indicator, as also the system of measurement rests with the government department or head of entities. So, the criteria against which the performance is to be measured, performance is to be evaluated, measurable objectives, उनकी डेवलपमेंट, इनके लिए जो CAG ने रेगुलेशंस इशू की हुई हैं ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स, तो इन रेगुलेशंस के अंदर बताया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव जिसके अगेंस्ट एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा. परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि जब हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, पॉलिसी की, प्रोग्राम की, ऑब्जेक्ट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई इंडिकेटर या क्राइटेरिया तो होना चाहिए जिसके अगेंस्ट हम एक डिपार्टमेंट की, एक डिपार्टमेंटल हेड की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. सो जो CAG की रेगुलेशन है ऑन ऑडिट एंड अकाउंट दैट ले डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेजरमेंट ऑफ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. सो 3 पॉइंट याद रखिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर. एंड क्या क्या पॉइंट है? नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है? That is evaluation of economy, efficiency, effectiveness of policy, program, organization and management. Performance audit focus on area in which it can add value, which have the greatest potential for the development and provide constructive incentives for the responsible parties to take appropriate action. Number 3, regulations on audit and account issued by CAG lay down the responsibility for the development of measurable objective and the performance indicators. बस छोड़ दो आगे का, यहीं तक याद रख लो. थ्योरी तो है, इतना भी लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर पेपर चेकर नंबर दे देगा. सो 3 पॉइंट, EEE का पॉइंट, देयर आफ्टर वो एरिया जहां से वैल्यू एडिशन आ सकता है, और तीसरा CAG की रेगुलेशन ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो मुझे लगता है वो ये टॉपिक है जो स्टडी मटेरियल में अब एड ऑन किया गया है, फंक्शंस ऑफ ऑडिटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट. और बड़ा ही सिंपल एंड लॉजिकल टॉपिक है. प्रोप्राइटी ऑडिट जहां पर हम एक कमर्शियल एस्पेक्ट्स को इग्नोर करके हम प्रोप्राइटी पर बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट पर बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट के ऊपर बात करते हैं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोकने के ऊपर बात करते हैं, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स पर बात करते हैं. तो ऑडिटर के क्या फंक्शन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट? ऑल एक्सपेंडिचर्स incurred are properly planned. Size and channels of expenditure are rightful and expected to give maximum result. Appraise whether expenditure are likely to give optimum result. Whether any substitute plan of action exists that can bring improvement on current operation as well as return from capital expenditure.
substitute plan. To examine the actions and the decisions of the management, whether they are conducive to the public interest and meet the standards of conduct. ये 4 नंबर का क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कमिंग एग्जाम में होगा इस चैप्टर से, तो ये तो बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। पहला पॉइंट, we are required to examine whether all expenditure incurred are properly planned. Size and channels of expenditure are rightful and expected to give maximum result. To appraise whether the expenditure give maximum या optimum result. तो 3 पॉइंट तो आपके किस पर आ गए? एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। Whether all expenditures are properly planned, whether the size and channels of expenditure are rightful, whether the expenditure give optimum result. To see that any substitute plan can bring improvement on current operation as well as return on capital expenditure. तो दूसरा पॉइंट आ गया हमारा मेन, substitute plan of action that can bring improvement on current operation and return from capital expenditure, capex. And last, actions and decisions of management. To examine the actions and the decisions of management to verify whether they are conducive to public interest and meet the standards of conduct. So this is the most important thing जो आपको याद रखनी है. Whether all the expenditures are properly planned, whether the size and channels of the expenditure are rightful, whether the expenditure are likely to give optimum result, and substitute plan of action brings improvement on current operation and return on capital expenditure. Actions and decisions of the management are conducive to public interest and meet the standards of conduct. So this is about the topics that are either amended or newly added in the study material. Now, तो आज इस सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली है किस किस टॉपिक की. नंबर 1 ग्रुप ऑडिट्स, नंबर 2 एनबीएफसी एंड नंबर 3 पीएसयू ऑडिट के. अब बचे हैं हमारे 2 टॉपिक सिर्फ, एक इंटरनल ऑडिट का और दूसरा इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग का. तो उसको अलग से रिकॉर्ड करूंगा. तो इस सेशन के लिए इतना ही. 3 टॉपिक मेन याद रखिएगा. ग्रुप ऑडिट में डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट्स के केस में ऑडिटर के स्पेशल कंसीडरेशन, एनबीएफसी की नेट ऑन फंड्स की अमेंडमेंट, एनपीएसयू ऑडिट में प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर ऑडिटर के फंक्शंस. राइट. तो इस सेशन की यहीं पर करेंगे ओवर और नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इंटरनल ऑडिट के न्यूली एडिड टॉपिक्स के.